अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, आज की क्लास के अंदर हमें डिस्कस करने हैं चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के दो इंतहाई इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ज़ाहिर है मॉडर्न फिजिक्स चल रही है तो सब कुछ अजीब व गरीब हो रहा है। क्लासिकल फिजिक्स आपकी फेल हो चुकी है। दो कॉन्सेप्ट आपके, एक डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस के नाम से मशहूर है और दूसरा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस से। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि लाइट के बारे में ये बात हम जानते हैं कि लाइट ड्यूल नेचर रखती है। वो पार्टिकल भी है और वो जो है वो वेव भी है। ठीक है। अब एक साइंटिस्ट जिसका नाम डी ब्रोगलीज था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक कॉन्सेप्ट आया। उसने कहा कि अगर लाइट जो है वो ड्यूल नेचर रखती है, वो पार्टिकल भी है और वो वेव भी है, तो फिर मैटर जो है वो भी तो ड्यूल नेचर रखना चाहिए। वो पार्टिकल भी होना चाहिए और वो वेव भी होना चाहिए। अब मैटर पार्टिकल है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मैटर वेव है ये बात समझ में नहीं आती। यानी कि अगर एक बस है वो मूव करने लग जाए तो उसकी वेवलेंथ होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ये चीज़ें समझ में नहीं आती। जबकि वो पार्टिकल है, मूव कर रही है, तो ये तो समझ में आने वाली बात है। तो ये जो इसने कही थी शुरू में, ये इसलिए हाइपोथेसिस के नाम से थी। इसके थीसिस में इसने कहा था कि ऐसा होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट इसने बड़ा अच्छा दिया था, आगे जाके जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये वेरीफाई भी हुआ कि इलेक्ट्रॉन ने वेव करेक्टरिस्टिक शो कर दी। ठीक है ना। तो क्या था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रोगलीज। डी ब्रोगलीज ने, ये आप साथ साथ कॉपी भी कर लीजिएगा भले, डी ब्रोगलीज ने एक इक्वेशन दी थी दैट इज कॉमनली यूज टू डिफाइन द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। वेव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से मुराद यहाँ पर ये है कि जो मैटर होता है उसके पास उसका मास होता है और मोमेंटम होता है। ये प्रॉपर्टीज जो है वो रिलेट करती हैं किससे, मैटर से। लेकिन अगर मैं कहूँ मैटर के पास वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड है, तो फिर आप कहेंगे ये तो वेव के पास होता है, मैटर के पास थोड़ी होता। तो दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड वेव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगर मैटर के पास भी ये प्रॉपर्टीज आ जाएं तो वो वेव की प्रॉपर्टीज हैं, तो इसलिए वेव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कहलाती हैं। ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पे नज़र नहीं आता, लेकिन इट इज़ बेसिकली डिस्क्राइब द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन वेव बन सकता है और उसके नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे हेल्पफुल हो सकता है। ये आगे जाके प्रूव हुआ था। डी ब्रोगलीज को तो नहीं पता था इसका आइडिया, दो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था और इसे वेरीफाई किया था। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन exhibit dual nature of particle having momentum and a wave expressed in frequency and wavelength. Microscopic particle like electron also prove to possess this dual nature property. कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी इस ड्यूल नेचर प्रॉपर्टी को शो करता है। डी ब्रोगलीज इन हिज थीसिस सजेस्टेड दैट, इसने सजेस्ट किया था कि एनी मूविंग पार्टिकल, इसने तो कह दिया था एनी मूविंग पार्टिकल विच मीन्स वेदर इट्स अ माइक्रोस्कोपिक और अ मैक्रोस्कोपिक विल बी एसोसिएटेड विद द वेव करेक्टर, यानी कि दोनों के पास वेव करेक्टर होगा। इट वॉज कॉल्ड मैटर वेव, हम उसको नाम देंगे मैटर वेव का, मैटर के पास वेव। ही फर्दर proposed a relation between the velocity and momentum of a particle with the wavelength. उसने जो है बाकायदा फार्मूला भी ड्राइव करके दिया था वेवलेंथ का, जो कि मोमेंटम से रिलेट करता था। मोमेंटम जो है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है और वेवलेंथ जो है प्रॉपर्टी ऑफ वेव है। तो दोनों को इसने एक ही फार्मूले में लेकर आके ड्राइव करके दिया था। इफ़ द पार्टिकल हैड टू बिहेव एज अ वेव, अगर पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करने लगे तो, ये फार्मूला इसने ड्राइव करके दिया था। अब ये फार्मूला इसने कैसे ड्राइव किया था, मैथमेटिकली हम जानते हैं कि फोटोन एक एनर्जी का पैकेट है। उसकी जो एनर्जी है वो बराबर होती है किसके, एच म्यू के, वेयर म्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। लेकिन आप कहते हैं फोटोन तो पार्टिकल है, और पार्टिकल कोई भी हो तो उसकी जो एनर्जी है उसका फार्मूला तो हम दे सकते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। तो ये फार्मूला फोटोन की वेव नेचर के लिए और ये उसके पार्टिकल नेचर के लिए, चलो मान लेते हैं। तो अब इस सूरत में हम दोनों इक्वेशनों को कंबाइन कर सकते हैं। अगर ये मेरी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो एच म्यू है
वो बराबर है किसके, एम सी स्क्वायर के। अब यहाँ मोमेंटम लाने के लिए डी ब्रॉगलीज ने क्या करा, एच म्यू इज इक्वल टू एम सी डॉट सी, इस स्पीड को, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है, इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, सी इंटू सी। सी रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को और ये भी सी रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को, और मास इंटू स्पीड बन जाता है मोमेंटम। तो ये तो आपका बन गया मोमेंटम। और फ्रीक्वेंसी के बारे में हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, सी अपॉन लेमडा के। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्योंकि बराबर होती है सी अपॉन लेमडा के, और मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी के। तो इसकी जगह हम रख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा, और इसकी जगह हम रख सकते हैं मोमेंटम इंटू स्पीड ऑफ लाइट। सी से एक सी कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है एच डिवाइडेड बाय लेमडा इक्वल्स टू पी। अब आपने वेवलेंथ निकाली है, मोमेंटम को नीचे ले जाए, वेवलेंथ को ऊपर ले जाए। तो भाई यहाँ पे लिख रहा हूँ फार्मूला, जो वेवलेंथ का फार्मूला आएगा वो आएगा प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय पी। और पी जो है क्योंकि मोमेंटम है, और अगर हम पार्टिकल की बात करें, लाइट की बात नहीं करें, लाइट के लिए तो स्पीड ऑफ लाइट आएगा, लेकिन जब पार्टिकल की बात करेंगे तो पार्टिकल के लिए फार्मूला बन जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि मोमेंटम का फार्मूला बन जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। तो ये इसने फाइनल फार्मूला ड्राइव करके दिया, जो फार्मूला कहलाता है फार्मूला फॉर द वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल, जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट को इसने रिप्रेजेंट कर दिया वेलोसिटी ऑफ, रिप्लेस कर दिया विद द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। अगर इसको मैं c दोबारा कर दूंगा कन्वर्ट c में, तो फिर ये दोबारा किसका फार्मूला बन जाएगा, ये लाइट से मूव होने वाले किसी भी पार्टिकल का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है जी। तो दिस इज कॉल्ड द डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, वेवलेंथ ऑफ अ मैटर या मैटर वेव्स का फार्मूला। इसे आप कॉपी कर लीजिए अपने पास, ठीक है जी। इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसका जो पूरी डेरिवेशन वर्क है वो इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन मैंने सॉल्व किया हुआ है, चाहे तो यहाँ से कॉपी कर लें। ये सारा कुछ वही है जो मैंने आपको अलग से सॉल्व करके दिखाया।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। जिन्होंने कॉपी कर लिया है गुड, जिन्होंने नहीं किया है फिर वो बाद में स्क्रीनशॉट लिया वो तो बाद में कर लीजिएगा। खैर बहरहाल सवाल के सारे जवाब मैं एंड में आपको दूंगा, फिक्र ना करें। अब जो बात आती है वो ये आती है कि क्या ये जो बात कही थी ये सही थी, ये वैलिड थी कि जो है पार्टिकल का भी वेव नेचर हो सकता है। तो ये साबित किया आपके दो साइंटिस्ट डेविसन और जर्मर ने, जिन्होंने जो डी ब्रॉगलीज का फार्मूला था वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल को उसको वेरीफाई कर दिया और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली। इनका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो किस तरह था। एक जो थी आपकी इलेक्ट्रॉन गन थी, जहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकल कर आ रही थी, ठीक है, यानी कि जिस तरह वेव आती है इस तरह इलेक्ट्रॉन बीम निकल कर आ रही थी। और वो आपको मालूम है, ये हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, 400 मास रेशो में भी हमने इलेक्ट्रॉन गन बनाई थी, जो एक इलेक्ट्रॉन बीम को जो है वो लेकर आती है और बिल्कुल जस्ट लाइक अ वेव और बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। तो ये हाई स्पीड से मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन बीम आई, आगे एक निकल का क्रिस्टल था उससे टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, एट सर्टेन एंगल पे रिफ्लेक्ट होती रही। लेकिन इसी इलेक्ट्रॉन बीम ने डायफ्रैक्शन शो कर दी। डायफ्रैक्शन का मतलब है बेंडिंग ऑफ अ लाइट अराउंड इट्स ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ वेव, सिर्फ वेव जो है वही डायफ्रैक्शन कर सकती है, पार्टिकल जो है वो आपका डायफ्रैक्शन नहीं करता, बेंड नहीं होता ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद। लेकिन हुआ क्या कि जो पार्टिकल था, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उसने ये शो कर दिया। तो यहाँ से जो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल है या वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो साबित हो गया। दूसरी बात ये कि ये इलेक्ट्रॉन के लेवल पे ही क्यों साबित हुआ और किसी के ऊपर क्यों नहीं साबित हो सका, तो उसकी वजह डी ब्रॉगलीज ने बताई, प्लांक्स कांस्टेंट। देखिए प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 10⁻⁻34। तो इतना स्मॉल लेवल का जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है वो पॉसिबल नहीं है। आप मेजर्ड नहीं कर सकते वेवलेंथ एक बस का एक कार का, क्योंकि बस का मास कुछ भी ले लें आप, उसकी वेलोसिटी कुछ भी ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लें, तो ये जो ऊपर फैक्टर आ रहा है ना, इसको कम नहीं कर सकता। 10⁻⁻34 जो फैक्टर है इसको वो कम नहीं कर सकता। अगर वो इसको कम नहीं कर सकता तो फिर वेवलेंथ को शो भी नहीं करवा सकता। इतनी स्मॉल वेवलेंथ होगी कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है उसको मेजर करना। हाँ, फार्मूले से आप कैलकुलेट तो कर लेंगे, लेकिन वो वेवलेंथ मेजरेबल या ऑब्जर्वेबल नहीं होगी, आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते उससे, ठीक है ना। तो ये बात थी सारी। एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी आपने देख लिया, वो साइड में लगा रहेगा, कॉपी करना है आपने, ठीक है। डायग्राम भी बनानी है, डायग्राम को इतनी मुश्किल नहीं है, आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं। ये आपने फिलामेंट लिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकली, यहाँ पे क्रिस्टल बना दो निकेल का, उससे टकराए, टकराने के बाद यहाँ पर आप बना दो डिटेक्टर जो डिटेक्ट करेगा, ठीक है, अपने हिसाब से जैसा ही बना लो, डिटेक्टर है ये, ठीक है। और इस पूरे को वैक्यूम चैम्बर के अंदर बंद कर दो, बस। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, अगर ज़्यादा डिटेल नहीं बना रहे तो बस एक दो तीन चीज़ें और वैक्यूम चैम्बर का ये पूरा फिनोमेना। इसके पीछे की जो बैकग्राउंड है कि वोल्टेज से आ रहा है, ये भी चाहे बनाना चाहो तो बना दो, फिलामेंट वोल्टेज से ही हीट होता है, ठीक है। ये इन्होंने जो बनाया ना एक्स्ट्रा, ये इसलिए बनाया कि वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकें अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। हमें एडजस्ट नहीं करना, क्या फ़र्क पड़ता, काम तो हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इनकी वर्किंग के ऊपर कि क्या हो रहा है। सबसे पहले, a beam of electrons accelerated through the potential V were allowed to strike a nickel crystal. Measurement were made to count the number of electrons scattered by the crystal. कितना इलेक्ट्रॉन जो है वो scattered हुआ ये उन्होंने measured किया. Division German reported unexpected results that the electrons reflected very strongly at a certain angle only. सिर्फ खास एंगल पर ही वो रिफ्लेक्ट हो रहे थे, एंड नॉट एट द अदर डायरेक्शन, किसी और डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे सर्टेन एंगल के ऊपर, ठीक है। लेकिन डिवीजन एंड जर्मर फर्दर इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्टी ओरिएंटेड क्रिस्टल टू ऑब्जर्व if could be possible to interrupt that electron behave as a wave of all wavelength lambda as shown by de Broglie's hypothesis. They calculated the wavelength of electron from the known accelerating potential V by applying the relation. इन्होंने एक रिलेशन अप्लाई किया, फार्मूला ड्राइव करा, और जो वेवलेंथ थी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, उसको कैलकुलेट कर लिया उस फार्मूले से, और एक जैसा बिहेव करने लगे सारे इलेक्ट्रॉन। एक जैसा बिहेव करने का मतलब ये है कि वेव जो होती है ना उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो एक जैसा बिहेव करते हैं। तो ये लोग भी बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर में, एक ही बिहेवियर में आ गए और वेवलेंथ इन्होंने बनाना शुरू कर दिया।
यानी कि यू सपोज कर लें डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, वो वेव हो जाएगी, एक वेव लें। तो इस तरह ये वेव नेचर को शो करने लग गए। जो मैथमेटिकल प्रूफ था, मैथमेटिकली जो इसने ड्राइव करके दिया था फार्मूला, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले आप ये जो 4 पैराग्राफ है अपने पास कॉपी कर लीजिए। डायग्राम जो है वो बाद में बना लीजिएगा, या देख लें डायग्राम कैसी बनी हुई है, आपको आइडिया हो जाएगा। डायफ्रैक्शन में हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ा था डायफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ अ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टिकल। जो लाइट आपकी बेंड होती है, या वाटर वेव आपने देखी हो बेंड होती है। आप पानी को जो है वो किसी जगह से गुजारें तो वो बेंड होता है। किस तरफ बेंड होता है? उस तरफ जहाँ पर ऑब्स्टिकल होता है, और वेव जनरेट करता है। प्रॉपर्टी ऑफ वेव है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग भी पढ़ा था हमने, ग्रेडिंग एलिमेंट भी था उसके अंदर चैप्टर नंबर 9 के अंदर, सारी चीज़ें। एट अ सर्टेन एंगल ओनली इट इज रिफ्लेक्टेड, उसने कहा एट अ सर्टेन एंगल। उसके बाद वो जो फिनोमेना था वो डायफ्रैक्शन का था। डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट जो है ना, इसका भी कोई लैब अरेंजमेंट होगा, वो ढूंढ नहीं सका, टाइम नहीं मिला, मिलता तो मैं आपको वो दिखा भी देता, इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है पूरा। चलिए इसके फार्मूले की तरफ चलें। इसका फार्मूला किस तरह ड्राइव हुआ? फार्मूले में सबसे पहले जो बेसिक स्टेप्स हैं वो आपके क्या हैं कि देखें, हम जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं वोल्टेज की मदद से। तो इस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा E इंटू वी। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का जो अपना फार्मूला है वो है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। कैसे? वेलोसिटी का स्क्वायर एज इट इज, हाफ और एम नॉट को दूसरी तरफ भेज दिया, हमारे पास आ गया 2 EV डिवाइडेड बाय एम नॉट। ठीक है जी। अब जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो ये हो गया 2 EV डिवाइडेड बाय एम नॉट के ऊपर रूट। Here m naught is the rest mass of electron, E is the charge of electron, and V is the applied voltage. Using the equation of de Broglie's, अगर हम de Broglie की इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई करें,
डी ब्रॉगली कहता था कि लैम्डा बराबर होता है एच डिवाइडेड बाय एम नॉट वी के, वेयर वी इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी की जगह हमने यहाँ से जो वेलोसिटी निकाली है वो पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे हो जाएगा एच एम नॉट अंडर रूट टू ई वी डिवाइडेड बाय एम नॉट। अब मुझे आप बताएं, इस एम नॉट को मैं अंदर लेके जाना चाह रहा हूँ रूट के, ताकि एम नॉट और एम नॉट का कोई रिलेशन हो, कैंसिल हो रहा हो, स्क्वायर हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो तो हम चेक कर लें। ये एम नॉट अंदर कैसे जाएगा रूट के? तो मैथमेटिकली ये बात वैलिड है कि अगर एम नॉट कहीं पे लिखा हुआ है तो वो बराबर है एम नॉट स्क्वायर टाइम्स रूट के, यानी कि स्क्वायर इंटू रूट के। स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, एम नॉट आ जाएगा। तो एम नॉट को हम अंडर रूट के अंदर अगर भेजना चाह रहे हैं तो उस पर स्क्वायर लगाना होगा। तो अगर मैं इस वाले एम नॉट को अंदर भेजना चाह रहा हूँ तो इस पर स्क्वायर लगाना होगा, तो इसको स्क्वायर लगा के अंदर भेज दिया। इससे हुआ कि ये एम नॉट से ये एम नॉट कैंसिल हो गया, मेरे पास एक एम नॉट ऊपर बचा। तो मेरे पास बन गया लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई टू ई वी एम नॉट। इस फार्मूले से इन्होंने कैलकुलेट करा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए सिर्फ इनको रिक्वायर्ड था वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें कांस्टेंट थी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एच क्या है, तो एच है प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -34 जूल इनटू सेकेंड। वी क्या था? वोल्टेज। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -19 कूलम। एम नॉट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये होगा 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -31 kg। तो ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, आपको सिर्फ वोल्टेज चाहिए, आप वेवलेंथ निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ से इसने ये वेवलेंथ कैलकुलेट करके दी, इसका फार्मूला हमें ड्राइव करके दिया। तो यहाँ तक इसे तसल्ली के साथ कॉपी कर लीजिए, फिर अगर मुझे जो है वो मिल जाती है वीडियो तो मैं आपको दिखा दूँ।
अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अगर आपको मैं न्यूमेरिकल दे दूँ, उस न्यूमेरिकल के अंदर मैंने आपको वोल्टेजेस बता दिए और आपसे कहा जा रहा है कि वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट करें। सिंपली क्यों नहीं है, वेवलेंथ आपने कैलकुलेट करनी है। तो वेवलेंथ जो है उसका फार्मूला आप लगाएं वोल्टेज वाला। वोल्टेज आपको दिया हुआ है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो वेवलेंथ का फार्मूला हो गया आपका टू, क्या था आपका, एच डिवाइडेड बाय टू वी ई एम नॉट। ये फार्मूला अप्लाई करें, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ वोल्टेज तो रिक्वायर्ड है, बाकी सब तो कांस्टेंट। ठीक है जी, सिर्फ आपने क्या देना है, वोल्टेज देना है इस फार्मूले में, और आपकी वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो जल्दी से इसका डेटा वेटा बना के खुद से सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल मैं सॉल्व नहीं करवा रहा। ठीक है, आसान सा न्यूमेरिकल है, पेपर के अंदर आया हुआ है। हाँ जी, क्या आंसर आएगा इसका, तो बताएगा। कितने अजीब आंसर, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। लेकिन ये गलती आप लोग कर रहे होंगे। यहाँ पर ये जो 10 किलो वॉट है ना, किलो वोल्ट, इसको कन्वर्ट करना होगा तो ये हो जाएगा 10,000 वोल्ट। ये मत करिएगा गलती। तो 10,000 वोल्ट आपने लेना है वोल्टेज में। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power - 34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, वी की जगह 10,000 इंटू 1.6 10 to the power - 19 इंटू 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power - 31। इन सबको कैलकुलेटर में रखेंगे, आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी बहरहाल आंसर है। हाँ, ऐसा आंसर सही है। ऑलमोस्ट 1.22 10 to the power - 11, 1.22 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power - 11 मीटर। आई थिंक सो ये आंसर सही है, बाकी आप लोग वेरीफाई कर लें। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हम एक टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग ने एक बात कही थी अनसर्टेनिटी के ऊपर कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ पोजीशन एंड द मोमेंटम साइमल्टेनियसली। आप अगर चाहते हैं कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों कैलकुलेट हो जाए एक साथ, तो ये मुमकिन नहीं है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो चलो मुमकिन है, मान लेते हैं एक्यूरेसी होगी, गलती कम होगी, लेकिन दो चीज़ें, दो फिजिकल क्वांटिटीज एक साथ मालूम कर लेना, सबकी इंफॉर्मेशन एक साथ रख लेना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अब ये क्या बात है, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं, इसको अगर आसान उसमें लेकर जाएं तो आप समझे कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, आपको इसकी जो पोजीशन है वो पता करनी है। ठीक है, टारगेट इज टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए आप तो जाएंगे नहीं कि देख के आए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, आप जो है वो एक फोटोन को भेजेंगे। फोटोन लाइट का एक पैकेट होता है जो जाके इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, टकराने के बाद बाउंस होकर वापसी आएगा। तो उसकी वेवलेंथ के अंदर जो शिफ्ट आएगा, जो चेंज आएगा, उसकी मदद से हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, लेकिन याद रहे, जब भी हम पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, हम एक पोजीशन के लिए हम एक फोटोन को भेजेंगे, और जिस फोटोन को भेजेंगे उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ तो होगी ना। तो अगर हम एक फोटोन को भेजते हैं जिसकी वेवलेंथ जो है वो इंतहाई शॉर्ट होती है, और शॉर्ट वेवलेंथ भेजने का मकसद ये है
कि एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोजीशन एग्जैक्ट बताएगा। मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी से जाके जब वो उस इलेक्ट्रॉन से हिट होगा तो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा, उसे रोक के बताएगा कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में है कहाँ, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन सपोज कर लेंगे बता देगा। लेकिन ऐसा करने के लिए मैंने कौन सी वेवलेंथ यूज़ करी है? शॉर्ट वेवलेंथ यूज़ करी है। ठीक है। अच्छा, शॉर्ट वेवलेंथ यूज़ करने का रीज़न ये भी है कि अगर मैं लार्ज वेवलेंथ यूज़ करूँगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, कम एनर्जी वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगा तो एब्जॉर्ब भी ना हो जाए, तो वो क्या उसकी पोजीशन बताएगा। पोजीशन बताना उसके लिए मुमकिन नहीं है, वापसी नहीं आएगा। तो मुझे एक हाई एनर्जी का फोटोन यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो मुझे शॉर्ट एनर्जी हाई एनर्जी के लिए शॉर्ट वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन भेजना होगा। लेकिन अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा? चलो वो गया, टकरा के वापसी आया, मुझे पता चल गया मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ से टकरा के वापसी आया, किसी और जगह से टकरा के वापसी नहीं आया। वेवलेंथ में कितना चेंज आया, इन सब चीज़ों से हमने कैलकुलेट कर ली, उसकी पोजीशन एग्जैक्टली कैलकुलेट कर ली। अब मैंने आपसे पूछा बताएं, जब आप उसकी पोजीशन कैलकुलेट कर रहे थे तो उसका मोमेंटम क्या था? ठीक है। तो बात यह है कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि आपने इतनी हाई रेंज का फेंका, फोटोन आपने क्योंकि इतनी हाई रेंज का फेंका था, इतनी शॉर्ट वेवलेंथ और हाई एनर्जी का फेंका था, तो उसने जाके इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर दिया होगा, किक कर दिया होगा, उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो मोशन है उसको डिस्टर्ब कर दिया होगा, उसकी स्पीड को स्लो कर दिया होगा, उसके मोमेंटम को डिस्टर्ब कर दिया होगा। अब अगर आप मोमेंटम की बात करें तो फिर वो सही नहीं होगा, मोमेंटम उसने गलत आपको कैलकुलेट करके देना है, वो मोमेंटम नहीं होगा जो आप समझ रहे होंगे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। तो मोमेंटम में डिस्टर्ब आ गया। चलो अब किसी ने कहा कि नहीं मुझे मोमेंटम चाहिए, पोजीशन नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं बहुत ही लो एनर्जी का फोटोन भेजूंगा जो उससे बहुत आराम से टकराए और उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर ले, एब्जॉर्ब जितना हो जाए उस हिसाब से हम उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर लें। लेकिन फिर पोजीशन नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर घूम रहा है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो चुका है। तो किसी हद तक यहाँ पर हमारे पास अनसर्टेनिटी है, एक चीज़ को डिटरमाइन करेंगे तो दूसरी चीज़ हमारे लिए उसी टाइम पे कैलकुलेट करना मुमकिन नहीं है, बाद में भले कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर इसी अनसर्टेनिटी को हेजनबर्ग ने कुछ इस तरह एक्सप्लेन किया है। आप अपने पास इसे नोट डाउन कर लें, इसकी ज़रूरत नहीं है, फार्मूले में डायरेक्ट बता दूंगा। ये आपके पास नोट करने वाला है कि in classical physics, it is assumed that the position and the momentum of the macroscopic moving object can be measured simultaneously with a high degree of accuracy. But for the microscopic particle, there is a fundamental limitation to the accuracy of finding their position and momentum simultaneously. This limitation was first expressed by Heisenberg in 1927 and known as Heisenberg uncertainty principle, जिसके मुताबिक इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर विद एक्यूरेसी बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली। दोनों एक साथ आप मेजर्ड नहीं कर सकते, एक मेजर्ड करेंगे तो दूसरे के अंदर कोई ना कोई गलती ज़रूर आ जाएगी। इसने फिर इस अनसर्टेनिटी का जो रिलेशन है वो ये दिया कि डेल्टा एक्स अगर पोजीशन है, डेल्टा पी अगर मोमेंटम है, तो इनके अंदर अप्रोक्सीमेटली एच कट के बराबर जो है वो अनसर्टेनिटी पाई जाएगी। यानी कि आपने एक्स निकाल लिया तो डेल्टा पी आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अनसर्टेन होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। यहाँ पर एच कट क्या था? एच कट आपका था, अगर मैं एच को डिवाइड कर दूं 2 पाई से तो ये एच कट बन जाता है। अब एच की वैल्यू क्या है? 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 2 × 3.142। आप इसको डिवाइड करें, आपके पास आंसर आएगा 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। यही आपके पास वैल्यू हो गई किसकी? एच कट की। ठीक है, क्योंकि ये एच डिवाइडेड बाई 2 पाई के बराबर था। इसकी मदद से हम मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें पोजीशन पता हो, पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें मोमेंटम पता हो। लेकिन फिर भी उसके अंदर अनसर्टेनिटी होगी, तो अनसर्टेन मोमेंटम और अनसर्टेन पोजीशन मालूम कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं कर सकते। तो ये कहलाता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसे यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लीजिए और ये मैथमेटिकल फॉर्म भी कॉपी कर लीजिए। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं।
अच्छा जी, चलें आगे। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड आपका एक न्यूमेरिकल है, जिसके अंदर आपसे कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट विद द रीजन ऑफ 10 टू द पावर -10 मीटर। डेटा के अंदर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दी हुई है डेल्टा एक्स, जो कि है 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेटर में रखेंगे तो इस तरह रखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर, याद रखिएगा वरना आप गलती करेंगे। ठीक है, फाइंड इट्स मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम मालूम करना है इसकी अनसर्टेनिटी में, और काइनेटिक एनर्जी, अप्रोक्सीमेट काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ज़ाहिर है एरर होगा, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, ये आपने मालूम करना है। एच कट आपको मालूम है कितना होता है, 1.05 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। इन्होंने एच दिया हुआ है, हम एच से एच कट निकाल सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। इन्होंने हमें मास भी दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, कितना है 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, पहली बात तो है कि पहला फार्मूला तो बहुत सिंपल है इसका, कौन सा है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एच कट। आपने सिर्फ डेल्टा एक्स को डिवाइड में भेजना है, आपका डेल्टा पी आ जाएगा। दूसरा मसला ये है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है, वो हमें ड्राइव करना होगा। तो एक छोटी सी डेरिवेशन है कि देखिए मोमेंटम जो है वो बराबर होता है किसके, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, हमें वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए, तो हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का स्क्वायर आता है, तो मोमेंटम का स्क्वायर इज इक्वल टू मास का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है जी, अब मुझे चाहिए हाफ, तो मैं डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, बल्कि राइट हैंड साइड पे। ठीक है, ऑन राइट हैंड साइड। अब क्या होगा देखो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करा, अब ये 2m है ना, एक m को मैंने यहाँ लिख लिया, फिर 2 से डिवाइड करा और दूसरे m को यहाँ लिख लिया। कर सकता हूँ ना ऐसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m मल्टीप्लाई हो गया m स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने मैथमेटिक्स को तो डिस्टर्ब नहीं करा, और वेलोसिटी का स्क्वायर अपनी जगह पे एज इट इज। देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये चीज़ क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी अगर आपने निकालनी है तो 2m को डिवाइड में भेज दो। मोमेंटम आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, डेल्टा पी कह लें या पी कह लें, बात एक ही है क्योंकि अनसर्टेनिटी तो है ना। तो 2m से इसे डिवाइड कर लें, और डेल्टा काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी में भी अनसर्टेनिटी होगी। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए, जिसमें मोमेंटम आप ऑलरेडी यहाँ से निकाल चुके हैं, यहाँ से निकाल चुके हैं, और मास इलेक्ट्रॉन का आपको गिवन है, आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो आपके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताएं क्या आंसर्स क्या आएंगे, फिर आज के टेस्ट की तरफ चलते हैं।